Dear students, today we will start our first chapter in political science, and the chapter name is What Democracy and Why Democracy. What is democracy and why democracy? So here, I think that all of you are aware with the term democracy. Democracy क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मगर आप में से कितने लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, कहाँ से डेमोक्रेसी वर्ड आया है, इसका हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हमें इस चैप्टर के द्वारा मिलेंगे। तो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। सो इन दिस चैप्टर वी विल read about these topics. So here, where did the word democracy originate? ये कहाँ से शब्द आया है? What is democracy? लोकतंत्र क्या है, इसका अर्थ और परिभाषा क्या है। हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करेंगे, डेमोक्रेसी की फीचर्स विशेषताएं क्या हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी के पक्ष और विपक्ष में बात करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से किस प्रकार बेहतर होती है, या इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है, या दोनों में कौन सी सरकार बेहतर होती है। एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल रीड अबाउट डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे, इस चैप्टर के द्वारा इनको जानने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद दिस वी विल रीड अबाउट द केस स्टडी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट नेशंस। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आज वर्ल्ड में जो है, वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कंट्रीज अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्रीज बोलती हैं। दे डिक्लेयर देमसेल्फ एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, दे कंडक्ट इलेक्शंस, वो अपने यहाँ पर चुनाव भी करवाते हैं। वो जो है पब्लिक या इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो डेमोक्रेसी को प्रोजेक्ट करते हैं। मगर अगर हम उनको रियलिटी में उनको जाने, उनको पहचाने, उनके रूल को जो है पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है उन पर बेस्ड उनका रूल नहीं होता है। तो वी विल रीड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज लाइक म्यांमार। म्यांमार में जो है आर्मी रूल है। यहाँ पर चिले जो है वहाँ पर डिक्टेटरशिप जो है वो है पिनोशे की। नेपाल और सऊदी के अंदर अभी भी राजतंत्र है, मोनार्क जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश है। पाकिस्तान में हमने देखा था कि वहाँ पर परवेज मुशर्रफ जो है, उन्होंने प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बन गए थे, वो मिलिट्री से बिलोंग करते थे। और अभी भी वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है उसमें मिलिट्री का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। इसके अलावा पोलैंड, इराक, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे। So about all these countries we will we will read a short description about all this, कि यहाँ पर क्या हुआ और किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो है वो नहीं है, ये कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं कही जा सकती। सो लेट अस बिगिन अवर टॉपिक। द डेफिनेशन और द वर्ड, द डेमोक्रेसी वर्ड जो है उसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से आया। तो हेयर डेमोक्रेसी इज अ ग्रीक वर्ड। डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, composed of two parts. The first one is demos, that means the people, and the second one is kritos, that means rule. So it means democracy is the rule of the people. Democracy is the rule of the people. So here, rule of the people, for the people, and by the people. So democracy is the rule of the people, for the people, and by the people. So here, democracy words originate from Greek word demokratos, जिसका अर्थ होता है rule of the people. सो दिस इज द वर्ड जहाँ से डेमोक्रेसी शब्द की शुरुआत हुई। नाउ लेट अस नो अबाउट द मीनिंग। यहाँ पर जब हम मीनिंग को और थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो वी विल सी दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सरकार की एक प्रणाली है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि पुराने समय में हम देखते थे कि राजा महाराजा होते थे तो उनका भी जो है सरकार होती थी, उनकी भी एक व्यवस्था होती थी, राज्य करने की एक प्रणाली थी। उसे हम जो है राजतंत्र या मोनार्की बोलते हैं। यहाँ पर जो वर्तमान जो प्रणाली है, शासन की प्रणाली है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो यहाँ पर ये सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, जिसमें कि
डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब जब ये डेफिनेशन को हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो वी विल फाइंड दैट हु आर द रूलर्स, ये जो रूलर्स हैं ये कौन होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, किस तरह के इलेक्शन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हु आर द पीपल, ये जो पीपल की यहाँ बात की गई है ये पीपल कौन है, ये चुनने वाले लोग कौन हैं, क्या देश के सभी नागरिक जो हैं वो चुनने का अधिकार मिलता है या कुछ लोगों को मिलता है, चुनाव की प्रक्रिया कैसी है, चुनाव किस प्रकार होते हैं, जो चुने जाते हैं वो रूलर्स वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वो नेटिव हैं या वो किसी दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं, वो क्या एक डायनेस्टिक को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको आगे जो है बढ़ा रहे हैं। तो सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दिस, किस प्रकार की सरकार ये है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं हम इसी चैप्टर में आगे धीरे धीरे एग्जांपल्स के माध्यम से, एग्जांपल्स के हेल्प से जो है आगे कंटिन्यू करते जाएंगे और समझते जाएंगे। यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो कि अब्राहम लिंकन ने जो है दी थी वो भी हमारे सामने है, तो यू कैन रीड दिस, यू कैन सी हियर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which in which you can see of the people, by the people and for the people। तो अब्राहम लिंकन की जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की अपनी खुद की सरकार जो है लोकतंत्र कहलाती है। सो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सिंपल डेफिनेशन हमने यहाँ देखी, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। और अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन भी आपने यहाँ देखी। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस हियर, डेमोक्रेसी क्या होता है और डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है उसके भी कुछ क्वेश्चंस हमारे दिमाग में है कि ये रूलर्स कौन है, इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या होता है, जनता कैसे चुनती है, जनता के पास क्या अधिकार हैं, ये सभी चीजें लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। सो लेट अस नो मोर अबाउट दिस। सो हियर कम्स द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था और हमने उसमें डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की बात की थी, इसके बाद में हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, हम रूलर की बात कर रहे हैं। तो हमें डेमोक्रेसी को और अच्छे से जानने के लिए यह जानना होगा कि जो डेमोक्रेसी है उसकी अच्छाइयाँ क्या क्या है, मेरिट्स क्या क्या है उसके, तो उसके फेवर में हम जो क्या क्या तर्क दे सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की अच्छाइयाँ क्या क्या हैं। सो हियर यू कैन सी डेमोक्रेसी और a democratic government is better government because it is a more accountable form of government। accountable form of government का मतलब होता है ज्यादा जवाबदेह सरकार है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है अपने ईच एंड एवरी एक्ट के लिए, अपने सभी कार्यों के लिए, अपने सभी एक्शंस के लिए, अपनी सभी डिसीजंस के लिए जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता को उन्हें फेस करना होता है। तो यह जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये दिस इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेसी जो है वो डिसीजन की, जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनकी जो यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा, वो डिसीजंस क्वालिटी डिसीजंस होते हैं, क्योंकि डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट में कई बार नेगोशिएशंस और डेलिब्रेशंस के द्वारा लिए जाते हैं। अपोजिशन पार्टीज या रूलिंग पार्टीज जो हैं वो आपस में डिसीजंस को लेकर के या टॉपिक्स को लेकर के काफ़ी डिस्कस करती हैं और उन डिस्कशंस के बेस पर जो है फाइनल जो पॉलिसीज या जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं वो क्वालिटी डिसीजंस होते हैं और दैट डिसीजंस आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पब्लिक। जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो मेजोरिटी ऑफ पब्लिक के द्वारा जो है एक्सेप्ट किए जाते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो डेमोक्रेसी हमें मेथड भी प्रोवाइड करती है ताकि जिससे कि हम जो डिफरेंसेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वी नो दैट ईच सोसाइटी इन अ वर्ल्ड, विश्व में जितनी भी सोसाइटीज है सभी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं और उन डिफरेंसेस की वजह से कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स भी कंट्रीज में होते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है वो इन डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने का मेथड हमें प्रोवाइड करती है। इट इज सुटेबल द कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया इज हैविंग अ डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर की बहुत जो हम वैरायटी देखते हैं और बिकॉज ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इंडिया में हो सकता है, लोगों के जो विचार हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में
कुछ मुद्दों पर हमारे बीच में तनाव या मनमुटाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो डेमोक्रेसी जो है वो ऐसी स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी मेड इट पॉसिबल टू कीप यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लोकतंत्र में हम सभी का सम्मान करते हैं और सभी की बातों को जो है इम्पोर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो मेंटेन रहती है और ये सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ अनदर वन इज इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर और लूजर। तो डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता है या परमानेंट लूजर नहीं होता है। वन हु वर्क्स फॉर द पब्लिक, जो भी जनता के लिए काम कर रहा है और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जनता उसके काम को पसंद करती है, तो वह चुनाव में जीतता है। अगर कोई प्रतिनिधि जो है जनता की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर इलेक्शन को जीतेगा, हर बार वो विनर बनेगा। उसके चुनाव में उसके हारने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। सो इन डेमोक्रेसी नो वन इज परमानेंट विनर और लूजर। यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं, जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो बदलते रहते हैं। In a democracy, it is better than other form of government because it allows us to correct its own mistake। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो क्वालिटी डिसीजंस लिए जाते हैं, बट समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि उन डिसीजंस पर जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स भी अगर एग्री नहीं करते हैं, कंट्री में जो है उनको लेकर के एक डिस्प्यूट्स की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उन डिसीजंस पर वापस से जो है रिकंसिडर किया जाता है, अपनी जो गलतियां होती है जो है उनको करेक्ट किया जाता है, वापस से जो है डिस्कशंस और डिबेट्स की जाती हैं और हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अस ए मेथड कि हम पार्लियामेंट में जो है डिस्कशंस और डिबेट्स के द्वारा अपनी गलतियों को, अपने जो पॉलिसीज हैं उनको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और वापस से जनता के फेवर में नई पॉलिसीज, नए डिसीजंस ले सकते हैं। तो इट अलाउ अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में जनता जो है उसे पूर्ण सम्मान मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। हमारे देश में हम पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात करते हैं, सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं या इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करते हैं। सभी एस्पेक्ट्स में, चाहे वो गरीब है, अमीर है, सभी को जो है हम सम्मान या रेस्पेक्ट जो है वो डेमोक्रेसी में मिलता है। डेमोक्रेसी जो है वो किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, किसी भी ग्राउंड पर कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, सबको इक्वल ट्रीट करती है और सभी को डिग्निटी को मेंटेन करती है। नाउ लेट अस नो अबाउट द डीमेरिट्स। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, कुछ कमियां भी हैं, कुछ दोष भी हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे डीमेरिट्स हैं, कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो डेमोक्रेसी पर कुछ क्वेश्चंस भी रेज करते हैं, डेमोक्रेसी पर कुछ क्वेश्चंस भी रेज करते हैं। सो लेट अस नो। Leaders keep changing in democracy. We all know that after 5 year, every 5 year we face elections. हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं and many times we see uh, the ruling party और the ruling leader जो है वो फेस करता है डिफीट को, वो हार जाता है and this leads to instability। जनता बार बार देखती है, सरकार आती है, फिर 5 साल बाद में सरकार बदल जाती है, लीडर बदल जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट में या कंट्री में इनस्टेबिलिटी रहती है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो अटक जाते हैं क्योंकि नई गवर्नमेंट आती है, वो नए सिरे से काम करती है या उसे पुराने काम को आगे बढ़ाने में कुछ समय लगता है। तो इट लीड्स टू इनस्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन and power play. We all know that in democratic country there are political parties, there are political leaders, and during the elections और इलेक्टोरल कंपटीशन, चुनाव में जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, तो उसमें जो है हम किसी भी लेवल तक जीतने के लिए जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पूरी जी जान लगाते हैं और उसमें किसी भी इस तरह का कोई मॉरलिटी का स्कोप नहीं होता है, वहाँ पर कोई मॉरल वैल्यूज नहीं होती है, क्योंकि जीतने के लिए वो जो है डर्टी ट्रिक्स का भी यूज करते हैं। हालांकि यह पब्लिक को डिसाइड करना होता है कि वो रियलिटी, सच्चाई का साथ दे, सच्चाई की तरफ जो है वोट दे, या वो डर्टी ट्रिक्स में फंस जाए। तो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि चुनाव में जीतने के लिए कुछ
पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डर्टी ट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और इसी वजह से पावर प्ले या इसको पॉलिटिकल कंपटीशन का नाम दिया गया है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जिन्हें चुना जाता है, जिन लीडर्स को चुना जाता है, वे लीडर जनता के हितों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि लोकसभा है या विधानसभा है, जिन लीडर्स को हम चुन रहे हैं वो सिर्फ चुनाव के दौरान अपने असेंबलीज में, अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर वो विजिट करते हैं सिर्फ वोटिंग के लिए। इसके अलावा वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है, वहाँ के जो इश्यूज है उनके बारे में वो बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं और इसीलिए उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं जरूरी नहीं कि वो हर बार सही हो, वो बैड डिसीजंस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनको जो जनता के इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता और उसकी वजह से बैड डिसीजंस की पॉसिबिलिटीज भी बनी रहती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पॉइंट दैट डेमोक्रेसी इज अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं और चुनाव में जो है बहुत पैसा खर्च होता है। चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए जो है मनी का यूज करती है, मसल पावर का यूज करती है और मनी का जब यूज करती है तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका शायद यह भी एम होता है कि चुनाव जीतने के बाद में पैसा जो है वो वापस से गेन किया जाए और इसीलिए कहीं ना कहीं पर करप्शन जो है उसकी शुरुआत होती है। सो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। द लास्ट पॉइंट इन दिस इज ऑर्डिनरी पीपल, वी ऑल ऑर्डिनरी पीपल, जो आम साधारण जनता है, डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम। ऑर्डिनरी पीपल को ये पता नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है। नॉर्मली अगर हम किसी गरीब आदमी से बात करें कि भाई आप क्या चाहते हो, तो वो 2 वक्त की रोटी मांगता है। या हम किसी से बात करें तो साहब हमारा तो मकान टूटा हुआ है, हमारा मकान बन जाए। तो नॉर्मली जो पीपल है उनकी अपनी जो है रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, उनकी उन्हें जो है लॉन्ग रन के जो बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में वो नहीं सोचते हैं। वो शॉर्ट रन के जो बेनिफिट्स हैं, जो उनकी प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके बारे में वो कंसिडर करते हैं और इसीलिए छोटे से लालच में आकर के कई बार वो गलत जो है डिसीजन ले लेते हैं, गलत कैंडिडेट को भी वोट दे सकते हैं। सो दीज आर द डीमेरिट्स। ये कुछ कमियां हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें जनता जो है वो नहीं जानती है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑर्डिनरी पीपल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा डेमोक्रेसी में करप्शन देखने को मिलता है। डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो कई बार बैड डिसीजंस ले सकते हैं। यहाँ पर स्कोप ऑफ मॉरलिटी नहीं होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता है। इसके अलावा डेमोक्रेसी में लीडर्स जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कंट्री में इनस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। सो दिस इज अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ लेट अस नो अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की फीचर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो हियर द फर्स्ट वन, डेमोक्रेसी का जो फीचर है या विशेषता की हम बात कर रहे हैं, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजंस लेने की शक्ति है, जो अंतिम डिसीजन, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है, वह उन्हीं लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता ने चुना है। इसका मतलब यह है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही देश की सरकार को चला सकते हैं, देश की पॉलिसीज बना सकते हैं। किसी और प्रेशर में आकर के या किसी के दबाव में आकर करके वो कोई डिसीजन लें तो वो हम कह सकते हैं कि वो डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजंस नहीं होंगे। डिसीजंस आर इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही लोकतंत्र में निर्णय लेते हैं और लोकतंत्र में जो है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जनता के द्वारा चुने हुए लोगों के हाथ में ही अंतिम शक्ति होती है निर्णय लेने की। देन द अनदर वन इज डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पर बेस्ड होती है। अगर कहीं पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मैं आपको समझाना चाहूंगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब होता है बिना किसी दबाव या बिना किसी चीटिंग के चुनाव करवाना। बिना किसी दबाव या बिना किसी चीटिंग फ्रॉड के चुनाव जब होते हैं तो हम उन्हें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहते हैं। मगर अगर जो है
पैसों के लालच के द्वारा या डरा धमका करके जब वोटिंग करवाई जाए तो उन इलेक्शंस को हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं कहेंगे, और वो इलेक्शंस की जो प्रोसेस है वो डेमोक्रेसी पर भी क्वेश्चंस रेज करेगा। तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में अगर लोग अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से और स्वतंत्र होकर के अगर चुनाव देंगे तो ये भी पॉसिबल होगा कि वो जो जो करंट गवर्नमेंट में जो लीडर्स है जिन्होंने कोई काम नहीं किया है, जो जनता उन्हें रिकमेंड नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, तो उनके हारने की पॉसिबिलिटीज भी ज़्यादा होंगी। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। Then the next point is, in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. So this is a concept of one person, one vote and one value. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, हर व्यक्ति को देश में जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल होता है 18 ईयर एंड अबव, जो हमारी कंट्री में वोटिंग की जो एज है प्रिस्क्राइब्ड डिफाइंड, तो उस एज क्राइटेरिया में देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है। साथ ही उनके द्वारा दिए गए वोट का जो वैल्यू है वो भी इक्वल होता है, वोट के वैल्यू में कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसको अगर हम सिंपल उदाहरण से समझें कि सपोज कीजिए कोई सेलिब्रिटी है, अगर वो वोट दे रहा है और उसके वोट को ज़्यादा वैल्यूएबल समझा जाए और ये समझा जाए कि ये क्योंकि सेलिब्रिटी है तो इनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, इन्होंने वोट दिया है इसीलिए सामने वाला कैंडिडेट जीत जाएगा, तो यह तरीका गलत होगा। सभी, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, कोई कितना भी बड़ा पावरफुल लीडर हो, वोटिंग जो वैल्यू है वो सभी की इक्वल होगी और सभी को एक ही वोट देने का अधिकार होगा। दिस इज अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। A democratic government rules within the limit set by constitutional law and citizens right। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स डिफाइंड है, जो फंक्शंस डिफाइंड है उनके अकॉर्डिंग काम करती है। देन द नेक्स्ट वन इज द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं दे प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। जो अपोजिशन पार्टीज वे पार्टीज होती हैं जो कि चुनाव में मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती है, सरकार नहीं बना पाती हैं और सरकार के विपक्ष में सरकार की जो पॉलिसीज हैं, सरकार की जो काम है उन पर क्वेश्चंस रेज करती हैं और पब्लिक के जो ओपिनियंस है उनको शेप करती है, पब्लिक के लिए जो है फेवरेबल पॉलिसीज बनाने के लिए सरकार पर प्रेशर डालती है। तो डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी जो है उनको फ्रीडम होती है, वो अपना काम, अपने जो अधिकार है उनका पूरा उपयोग कर पाती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, सभी को इक्वल जो है राइट्स मिलते हैं, सभी जो है अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ सकता है, वोटिंग राइट सबको इक्वल मिलते हैं। सो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड ऑन इन द मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, और पॉलिटिकल इक्वलिटी जो है वो सभी को इक्वली मिलती है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। फाइनल डिसीजंस आर रेस्ट इन those who are elected by the people, free and fair election, one person one vote, democratic rule is based on constitution, opposition parties को उनकी powers मिलती हैं, इसके अलावा principles of political equality, these are the key points of features of democracy. Now let us distinguish between डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में क्या अंतर हो सकता है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री का हमने डेफिनेशन अभी देखा, ऐसी सरकार जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, जनता अपना लीडर चुनती है। तो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वह हुई जहाँ पर जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है, जनता के पास कोई पावर नहीं होती है, जनता जो है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करती है। सो जैसा कि नाम से और जो मीनिंग डिफाइन किया उससे आपको समझ में आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा और मैं एलोबरेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट्स। जैसा मैंने पहले बताया, अकाउंटेबल टू द पीपल, डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है अपने पब्लिक के लिए, जो भी काम डिसीजन लिए जाते हैं उनके अगेंस्ट। यहाँ पर नॉन डेमोक्रेटिक में ये अकाउंटेबल नहीं होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ये पब्लिक के द्वारा इलेक्ट की जाती है और यहाँ पर पब्लिक जो है वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पर नो इलेक्शंस, नॉट इलेक्टेड
देयर रूलर, पीपल जो है वो अपने रूलर्स को इलेक्ट नहीं करते हैं और उन्हें किसी भी तरह का कोई अधिकार डिसीजन मेकिंग में नहीं मिलता है। यहाँ पर पार्लियामेंट जो है एक सेपरेट बॉडी होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोकतांत्रिक सरकार में पार्लियामेंट एक सेपरेट बॉडी होती है और इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस किसी भी बॉडी का नहीं होता है, चाहे वो आर्मी हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, देश की कितनी भी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। देन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी, पार्लियामेंट जो है वो किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बना पाती है आर्मी से रिलेटेड है या कोई भी वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्लियामेंट जो है उसमें डिफरेंट अदर ऑर्गेनाइजेशन जो पावरफुल है जिसमें आर्मी भी है, उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है कंट्री के अंदर, कंट्री के डिसीजंस में। तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के अंदर ये डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कॉन्टेस्ट, कोई भी नागरिक देश का चुनाव लड़ सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, उनके बीच में रिलीजन, सोशल, इकोनॉमिक कोई डिफरेंसेस नहीं होती है, सबको राइट टू वोट दिया जाता है, ऑल सिटीजन्स को। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर राइट टू वोट नहीं होता है और चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, उनके पास ये अधिकार नहीं होते हैं। तो आई होप कि डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे। लेट अस मूव, सम मोर डिफरेंसेस आर देयर। आप ये और डिफरेंसेस हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल एंजॉय देयर राइट्स ऑफ डिसीजन। जैसा कि हमने पहले बात की थी, पार्लियामेंट में जो है डिस्कशंस और डिबेट्स होती है। इसके अलावा भी आप टीवी पे डिबेट देखते हैं, टीवी पे डिबेट देखते हैं, उसमें जो है पैनल बैठता है और जनता की तरफ से भी जो है जनता से सजेशंस लिए जाते हैं, उन पर डिबेट होती है। तो डेमोक्रेसी जो है पूरी तरीके से कंसल्टेशन पे बेस्ड है, डिस्कशंस पे बेस्ड है, डिबेट्स पे बेस्ड है और पब्लिक जो है वो अपने व्यूज ओपिनियन रख सकती हैं, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अगर पसंद नहीं है तो विरोध भी कर सकती है। ऐसा सब कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। वहां पर जो है राजा अपनी रूलर्स जो है अपनी मन मर्जी का मालिक होता है, जो चाहे वो कर सकता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में और जो है इलेक्शंस जो हैं वो रेगुलर इंटरवल पे होते हैं और जो है फेयर चॉइस प्रोवाइड करते हैं, लोगों के पास चुनने का पूरा अवसर होता है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से जनता अपने पसंद का कैंडिडेट चुन सकती है जिन्हें वो अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं। जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, नॉर्मली एक जो है और ना ही जनता को चुनने का अधिकार होता है, उन पर जो है उनका रूलर इम्पोज कर दिया जाता है, जबरदस्ती किसी को तानाशाह या जबरदस्ती शासक नियुक्त किया जाता है, जनता की विल यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं होती है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वी हैव नीडेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट जो है तब सभी तरह की फ्रीडम जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अवेलेबल होती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये सब राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यू कैन सी हियर, सऊदी अरेबिया है, नॉर्थ कोरिया है, इंडिया एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री का। सो दीज आर द comparison or we can say the difference between a democratic country and non democratic country. Now you can see that कौन सा वाला जो गवर्नमेंट का वे है, मेथड है, वो ज़्यादा बेटर होगा, कौन सा गवर्नमेंट का फॉर्म है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नेचुरली बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अच्छी जो लोकतांत्रिक सरकार है सबसे बेहतरीन सरकार होती है। सो लेट अस नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रकार, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट इज अ पॉलिटिकल सेटअप वेयर द पीपल देमसेल्फ मेक द लॉज। ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें, ऐसी डेमोक्रेसी है जिसमें कि जनता खुद अपने लिए कानून बनाती है एंड पार्लियामेंट डायरेक्टली इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनता जो है वो पार्लियामेंट में भी उनका रोल होता है, वो गवर्नमेंट के रूल्स बनाने में भी उनका डायरेक्ट रोल होता है। और यह डेमोक्रेसी वहां पॉसिबल होती है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम हो, कंट्री बहुत छोटी हो। स्विट्जरलैंड इसका एक एग्जाम्पल है। तो ये जो है ऐसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेसी ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, जहां पर पीपल देमसेल्फ मेक लॉज, वो अपने खुद के कानून खुद बनाते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन, जो ओपिनियन है मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं। एंड इट इज सुटेबल फॉर जियोग्राफिकली स्मॉल कंट्रीज, जो छोटी कंट्रीज है उनके लिए यह सुटेबल होता है। तो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। छोटे देशों में जहां पर कम पॉपुलेशन है वहां की जनता ही अपने लिए अपनी पार्लियामेंट रन करती है, अपने लॉज बनाती हैं और इसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी
कहते हैं। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पर जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का चयन करती है बाय कास्टिंग वोट, एंड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके बिहाफ पर जो है पॉलिसीज बनाते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं। तो वर्ल्ड में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ज्यादातर अभी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो फेमस है। ज्यादातर कंट्रीज में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। इंडिया, फ्रांस एंड यूएसए आर एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट democracy. So these are the two types of democracy: direct democracy and indirect democracy. So let us begin the next topic, केस स्टडीज। यहाँ पर मैं केस स्टडीज की बात कर रहा हूँ। ये केस स्टडीज आपकी बुक में भी दी हुई हैं, इसलिए आपको इनको बुक से भी अच्छे से पढ़ना है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, तो आप लोग यहाँ जरा इसको समझेंगे। केस स्टडी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। लेट अस नो अबाउट द पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ, और पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, मगर क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनता है, नहीं कहलाता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बात करते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है वो आर्मी के जनरल, मेजर जनरल थे। उन्होंने 1999 में एक मिलिट्री कॉप को लीड किया। आर्मी के द्वारा जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रू कर दिया गया, हटा दिया गया, और जनरल परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। इन 2002 ही चेंज हिज पोजीशन टू प्रेसिडेंट। 2002 में उन्होंने अपने आप को कंट्री का प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया, एंड लेटर हेल्ड अ रेफरेंडम फॉर 5 ईयर एक्सटेंशन। उसके बाद में उन्होंने अपना जो कार्यकाल था वो रेफरेंडम के द्वारा 5 साल के लिए बढ़ा दिया, अपना कार्यकाल जो है वो एक्सपेंड कर दिया। मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज सेड रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। तो जो मीडिया है वहाँ की या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को ये जो तरीका था, ये जो इनका मेथड था वो गलत लग रहा था, क्योंकि ये एक्चुअल में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उन पर बेस्ड नहीं था, और ये एक तरीके से फ्रॉड था नेशन के साथ। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। उसने जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करके, और जो जो पहले के जो ऑर्डर थे उनको डिसमिस किया, एंड जो है नेशनल असेंबली, जो प्रोविजनल असेंबली थी, उसको डिसमिस किया, और पावर जो है वो अपने हाथ में कंट्रोल कर ली। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की। उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान में जो है एक मिलिट्री कॉप को लीड किया। उन्होंने जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया। उसके बाद में उन्होंने जो है पावर अपने हाथ में ले ली, अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। जो रेफरेंडम जो है उसके द्वारा पावर जो है अपने कंट्रोल में और ज्यादा ले ली। देन धीरे धीरे जो है नेशनल सिक्योरिटी को उन्होंने जो है डिसॉल्व कर दिया, और नेशनल सिक्योरिटी के जो मेंबर्स थे उसके अंदर ज्यादातर जो है आर्मी के मिलिट्री ऑफिशियल्स का जो है अपॉइंटमेंट ज्यादा हो गया, तो वहां पर डोमिनेशन जो है मिलिट्री ऑफिसर्स का बढ़ गया। आफ्टर पासिंग दिस लॉ द इलेक्शंस हेल्ड टू द नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सेम पावर्स। तो जो नए इलेक्शंस उन्होंने करवाए उसके अंदर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे उन्हें वही सारी पावर्स मिली, सेम पावर्स मिली, मगर मेन पावर जो थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में थी। तो इस तरीके से डिसीजन लेने की जो पावर थी, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पास होना चाहिए, यहाँ पर मिलिट्री के इंटरफेरेंस के बाद में जनरल परवेज ने जो अधिकार थे वो उनसे सब ले लिए, और डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसको कहीं ना कहीं पर वॉयलेट किया। So you can see here, check this incident along with the features of democracy and find out which aspect is violated। तो कौन सा डेमोक्रेसी का एस्पेक्ट यहाँ पर वॉयलेट हुआ है, आप लोगों को यह अपने प्रीवियस स्लाइड्स के बेस पर या अपने चैप्टर के बेस पर फाइंड आउट करना है। अपने जो है आप लोग इसको अपने लेवल पर देखेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। चाइना। चाइना जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, और आप सभी जानते होंगे चाइना के बारे में। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर। जैसा कि हमने बात किया था कि इलेक्शंस जो है रेगुलरली होने चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में, मगर इलेक्शंस का होना ही सब कुछ नहीं होता है। चाइना में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं। वहाँ की जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का जो है कॉन्सेंट्रेशन होता है, वहाँ पर लोग वोट भी देते हैं, मगर यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी लिमिटेड है। इट हैव नियरली 3000 पीपल इलेक्टेड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो इलेक्शंस होते हैं वो जो है प्रेसिडेंट का जो चयन होता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं,
यहाँ पर एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, जो कैंडिडेट्स खड़ा होना चाहते हैं उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो इट मीन्स यहाँ पर सिंगल पार्टी जो है वो इलेक्शन करती है और सिंगल पार्टी ही अपने कैंडिडेट्स खड़े करती है और उसी पार्टी के कैंडिडेट्स जो है वो चुनाव में जीत जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अदर ऑप्शंस, हम कहते हैं ना कि जनता के पास चुनने के लिए ऑप्शंस होने चाहिए, तो यहाँ पर मीनिंगफुल ऑप्शंस, मीनिंगफुल चॉइस जो है वो जनता के पास नहीं होते हैं। और इस तरीके से जो है चुनाव जो करवाए जाते हैं उन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर हमेशा जो है कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के ही मेंबर्स या कैंडिडेट जो है वो चुनाव लड़ रहे होते हैं। बाकी जो मेंबर्स या कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें जो है गवर्नमेंट की तरफ से या कंट्री में परमिशन नहीं मिल पाती है। लेट अस नो अबाउट द मैक्सिको। मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको ऑल्सो हेल्ड्स इलेक्शन एवरी 6 ईयर। मैक्सिको भी जो है हर 6 साल बाद में इलेक्शन कंडक्ट करती है। और मैक्सिको हैज नेवर बीन अंडर मिलिट्री रूल और डिक्टेटर रूल। मैक्सिको कभी भी जो है मिलिट्री रूल या डिक्टेटर रूल में नहीं रहा है। मैक्सिको हर 6 साल बाद चुनाव करवाता है। और यहाँ जो पार्टी चुनाव जीतती है उस पार्टी का नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर विन द डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शन बट नेवर विन द इलेक्शन। यहाँ पर जो है चुनाव हर बार एक ही पार्टी चुनाव जो है वो जीतती है, उसका नाम है PRI। और अपोजिशन पार्टीज जो है उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ती हैं मगर कभी जीतती नहीं है। उसका रीजन क्या है? PRI यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शन। तो हमने पहले जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात की थी, उसमें हमने बात किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। इलेक्शंस में जो है डर्टी ट्रिक्स का यूज किया जाता है, इलेक्शंस में प्रेशर का यूज किया जाता है, मनी का यूज किया जाता है, मसल पावर का यूज किया जाता है, और उसकी वजह से एक ही पार्टी बार बार चुनाव जीतती है। तो हम इस इलेक्शन को भी जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो पेरेंट को फोर्स करें कि वो जो है वोट PRI पार्टी को ही देंगे, वरना उनके बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। मतलब इस तरीके से ये जो पार्टी है ये अपने यहाँ पर एजेंडा चलाती है, जिसके द्वारा बाकी जो अपोजिशन पार्टीज है उन्हें जो है वोट नहीं मिलता है, वो नहीं जीत पाते हैं। सो दिस इज अबाउट द मैक्सिको। मैक्सिको की ये सिचुएशन है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में यू कैन सी हियर महिलाओं को वोटिंग राइट जो है वो नहीं मिलता है। उन्हें जो है जब भी घर से बाहर निकलना होता है तो उन्हें किसी मेल, अपने घर के परिवार में जो पुरुष सदस्य है उसके साथ जाना होता है। उनको जो है जो भी वहाँ की रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करना होता है। इसके अलावा वहाँ पर जो अदर कम्युनिटीज, अदर कंट्रीज के अदर रिलीजियस लोग रहते हैं उनको किसी तरह की कोई फ्रीडम नहीं है। जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम फिजी की बात करें तो फिजी में भी यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्टोरल सिस्टम सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू। फिजी में जो वहाँ के मूल नागरिक हैं उनके वोटों की वैल्यू ज्यादा है, जबकि जो बाहर से आकर के इंडियन फिजियन जो वहाँ बस गए हैं और परमानेंट वहाँ रहने लग गए हैं उन्हें भी वोटिंग राइट दिया गया है, मगर उनके वोटिंग की जो उनका वोट है उसकी वैल्यू कम होती है। उनके वोट की वैल्यू कम होती है। जो फिजी के लोग हैं जब वो वोट देते हैं तो उनके वोट की वैल्यू ज्यादा मानी जाती है, जबकि जो आउटसाइडर्स हैं उनके वोट की वैल्यू कम मानी जाती है। तो फिजी के अंदर भी जो 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये सऊदी अरेबिया और फिजी के बारे में अभी हमने बात की। इसके बाद में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे जो है इसने इंडिपेंडेंस अटेन करने के बाद में ये 1980 में जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना। उस समय से लेकर के अभी तक यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी जिसका रूल है उसका नाम है जानू PF। जानू PF पार्टी जो है उसका यहाँ पर रूल है। इसने फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था और तभी से जो ये पार्टी है हर इलेक्शंस में रेगुलरली चुनाव जीतती आ रही है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी पार्टी अगर रेगुलरली चुनाव जीत रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर जनता के सपोर्ट की वजह से वो पार्टी चुनाव जीत रही है। वहां पर पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि वो जो है मेल फंक्शनिंग हो, फ्रॉड हो, चीटिंग हो, अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, वो प्रैक्टिसेस जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शंस में, चुनाव में ये पार्टी यूज करती है, उसकी वजह से यह पार्टी चुनाव जीत जाती है। इसके साथ ही
इन जिम्बाब्वे दे चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल करके प्रेसिडेंट की पावर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर दी और साथ ही उसे लेस अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट पब्लिक जो है वो कर दिया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि किस तरीके से जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके जो प्रिंसिपल्स है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का वृहत मीनिंग क्या है? हमने डेमोक्रेसी का प्रीवियस जो मीनिंग देखा था वो देखा था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज their representatives, their rulers, and the elected representatives, they take all the major decisions, they make policies for their public. अब हम जानते हैं डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग, डेमोक्रेसी का वृहत मतलब क्या है, बड़ा मतलब क्या है, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या हो सकता है। द ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री, हम हमारे देश की बात कर रहे हैं, द ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में सभी को इक्वलिटी मिलती है, हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलती है, सभी को बराबर अवसर मिलते हैं, सभी को रेस्पेक्ट मिलता है, सभी को वोटिंग राइट मिलता है। मगर अगर हम ब्रॉडर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर भूखे पेट सो रहा है तो हम उसे डेमोक्रेसी के लिए एक जो है चैलेंज कह सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए एक प्रॉब्लम कह सकते हैं। तो ब्रॉडर डेमोक्रेसी वो होगी जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को लोकतंत्र में हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो, हर व्यक्ति को जो है अनाज मिले, हर व्यक्ति के सर पर छत हो, हर व्यक्ति को जो है एक अच्छी लाइफ, एक डिसेंट लाइफ उसको मिल पाए। तो ये ब्रॉडर मीनिंग के डेफिनेशन में हम वो सब मॉरल वैल्यूज जो है इनपुट कर सकते हैं जो कि हम एक अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं, जहां पर शांति हो, जहां पर सब लोग मिलकर के रहते हो, जहां पर कोई ऊंच नीच ना हो, जहां पर कोई भी गरीब ना हो, सबको सारी फैसिलिटीज मिलते हो। तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री को या उस डेमोक्रेसी को हम कहेंगे ट्रू डेमोक्रेसी, उस डेमोक्रेसी को हम कहेंगे ट्रू डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी able to play equal role in decision making. For this you don't need just an equal right to vote. Every citizen need to have equal information, इक्वल बेसिस ऑफ एजुकेशन, सबको बराबर एजुकेशन मिले देश में, इक्वल रिसोर्सेज, सबको जो है संसाधनों पर बराबर अधिकार मिले और सबके साथ समान इक्वल कमिटमेंट हो। देश के अंदर ऐसा ना हो कि किसी को जो है, किसी के लिए न्याय जल्दी हो, किसी के लिए न्याय में देरी हो, किसी को फैसिलिटीज ज़्यादा मिले, किसी को फैसिलिटीज कम मिले, किसी एरिया टेरिटरी के अंदर जो है सुविधाएं ज़्यादा हो, डेवलप्ड हो, वहाँ पर जो है साफ सफाई रेगुलर होती है। क्यों? क्योंकि वो अमीरों का जो है बस्ती है, अमीरों की कॉलोनी है, और जो गरीब लोग रहते हैं वहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यह डेमोक्रेसी तो है, मगर हम इसे प्योर डेमोक्रेसी या ट्रू डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। ट्रू डेमोक्रेसी तब आएगी जब ये सारी बुराइयां जो भी विद्यमान है, जो हम कह सकते हैं कि सबको जो है भरपेट खाना मिले, सबको जो इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सबको इक्वल एजुकेशन मिले, किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है सबके साथ सबको इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी चीजें जो है क्या कहलाती हैं? ट्रू डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती हैं। ये सारी चीजें मिलकर के एक डेमोक्रेसी को ट्रू डेमोक्रेसी बनाती हैं। सो दिस इज अबाउट द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यह है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है। थैंक यू। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, कमेंट लिख सकता है। थैंक यू वंस अगेन।